जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये वीडियो में हम आपको भारत के एक नई सुबह, नया साल, नई तारीख, नया गौरवशाली इतिहास और नया युद्ध, नई जीत, इसके गौरवशाली इतिहास के साथ आपके सामने कुछ बात रखना चाहते हैं। आपको पता है आज एक तारीख साल की पहली तारीख 1 जनवरी। इस 1 जनवरी का एक गौरवशाली इतिहास इस देश में स्थापित हुआ, मगर इस इतिहास को अभी तक उजागर नहीं किया गया, क्योंकि इतिहास लिखने वाले जो समाज है वह समाज इस देश के बहुजनों का गौरवशाली इतिहास लिखने के पक्ष में नहीं होते। पहले भी ऐसे कोई गौरवशाली इतिहास इस देश के बहुजनों का नहीं लिखा गया, मगर अब यह इतिहास हमें जो पता चला वो अंग्रेज सरकार के दौरान ये पता चला, क्योंकि इस देश में जब अंग्रेज आए तब हमारे इतिहास को उजागर करने का उनके कई लेखकों ने काम किया। तो दोस्तों, यह 1 जनवरी का इतिहास क्या है, इसके संदर्भ में हम आपके सामने बात रखना चाहते हैं। 1 जनवरी का दिन था और अंग्रेज सरकार का एक कैप्टन था, कैप्टन स्टेटन। इसकी जो फौज थी, उस फौज में सेकंड बटालियन नाम से एक बटालियन थी, और उस बटालियन में ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र की जो एक जाति है, बहुत ही वो लड़ाऊ जाति है और मार्शल कौम कहा जाता है जिनको, वह जाति उस बटालियन में 500 के संख्या में थी और अन्य लोग भी उसमें शामिल थे। दोस्तों, यह बटालियन पुणे से कहीं दूर 25-30 किलोमीटर दूर सिरूर नाम का एक गांव है, और वहां से वो पुणे के तरफ बढ़ रही थी, और पुणे के नजदीक नजदीक आते और यह सारी फौज पैदल और रात के कड़ाके के ठंडी में चलते चलते पुणे के तरफ कोरेगांव तक पहुंची। वह कोरेगांव के पास भीमा नदी है, और भीमा नदी के किनारे वह धीरे धीरे आकर पहुंच गई, और वह सभी पैदल सेना थी, जिसमें कोई घुड़सवार थे और कुछ पैदल सवार थे। और उसमें वो जो लोग भीमा नदी के तट पर पहुंचे तो उनको एक सामने बहुत बड़े पैमाने पर फौज दिखी है, और वह फौज है पेशवाओं की। यह पेशवा हमेशा ब्राह्मण लोग ही पेशवा हुआ करते, और पेशवा कोई व्यक्ति का नाम नहीं, एक उनकी पोस्ट है, उनकी पदवी है, उनका होद्दा है। तो वो लोग हमेशा पेशवाओं को कहते थे। तो दोस्तों, ये पेशवा अर्थात ब्राह्मणों के वर्चस्व को मजबूत रखने वाला यह एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को संचालित करने वाला जो व्यक्ति था उसको पेशवा कहते हैं। तो दोस्तों, यह पेशवाओं के सैन्य में ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो 28,000 संख्या में थे, और वह 28,000 संख्या जब देखते हैं कि अभी तो लड़ाई होनी है, और 28,000 सैनिकों के सामने या 30,000 सैनिकों के सामने हम कैसे लड़ेंगे, तो कैप्टन स्टेटन ने सिद्धनाथ और काननाथ और नागनाथ ऐसे महार फौज के, वहां जो 500 महारों में जो कुछ ऐसे महार थे उनके साथ में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा, स्टेटन ने कहा कि हे सिद्धनाथ, हे काननाथ, सामने तो इतनी सारी फौज है, हम कैसे लड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, अब हम पीछे हट चलते हैं। यह सुनते ही काननाथ, सिद्धनाथ, मेघनाथ ऐसे सभी महारों ने कहा कि हमें थोड़ा समझने का वक्त दो, और उन्होंने आपस में अपना विचार विमर्श करने के बाद कैप्टन स्टेटन को यह बता दिया कि स्टेटन, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो स्टेटन ने कहा कि ये 28,000 पेशवाओं के सामने आप कैसे लड़ेंगे। तो इन महार शूरवीरों ने जवाब दिया कि आपको तो अभी डर हो गया कि हम कैसे लड़ेंगे,
पर कैप्टन स्टेटन 4000 साल से हम कैसे इनके सामने लड़ते आए होंगे, इसका इतिहास तो हमारे पुरखों ने लिख के तो नहीं रखा, मगर हमें शब्दों में जरूर बयान करते रहे। हम लोग इस इतिहास को हम बदलना चाहते हैं। अब हम इनसे लड़ लेंगे, हमें मरने में कोई इतराज नहीं, क्योंकि हमारी 8000 पीढ़ियां अपमान से भरे हुए जीवन, नरक का जीवन जीने वाली हमारी 8000 पीढ़ियां इन्होंने दफन कर दी। और अब हम लोग दफन नहीं होना चाहते, हम भी अपना इतिहास लिखना चाहते। अब हमें इनसे लड़ाई लड़नी है। स्टैटन ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप लड़ सकते हैं। और जब लड़ने का जब उन्होंने मंजूरी दे दी है, मान्यता दी है, और जब लड़ाई शुरू हुई दोस्तों, यह लड़ाई 500 शूरवीरों और शौर्यवान और धैर्यशाली महारों के साथ 28,000 पेशवाओं के सैन्य के साथ आपसी युद्ध। क्या आपको यकीन है कि 28,000 फौज के सामने 500 लोग किस तरह से जीत सकते हैं? मगर दोस्तों, इतिहास तो बन सकता है, इतिहास बनाने वाले लोग भी इतने मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों, जब उन्होंने वो लड़ाई शुरू करी तो सुबह सुबह 10 बजे के आसपास, वह दिन था गुरुवार, 1 जनवरी 1818, दिन गुरुवार, सुबह, नया दिन, नई शुरुआत, नया इतिहास, नई क्रांति और नया युद्ध का दौर। दोस्तों, जब शुरू हुआ तो तलवारों और भाले, इनके खनखनाती आवाज, ढाल और तलवारों से टकराती हुई आवाज, उसमें से निकलती हुई चिंगारियां, आंखों को रोशन करने वाली चिंगारियां निकली, और देखते रह गए। और देखते देखते शाम को 6 बजे तक 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को धूल चटाई और कई सैनिकों को मार गिराया। कई सैनिक हथियार डालकर भाग गए, कई सैनिक छुप गए, और जो छुपे हुए सैनिकों को भी महार सैनिकों ने देख देख कर और खोज खोज कर जहां छुपा है वही उनकी कत्ल कर दी। यह कत्ल करने के पीछे का मकसद क्या है दोस्तों? इतना इनके अंदर में क्या गुरूर था, क्या नफरत थी? तो दोस्तों, ये नफरत है इस देश के 4000 साल से इस SC ST OBC के समाज का शोषण करना और इनको नर्क के जीवन में, नर्क के दलदल में ढकेल कर इनका भरपूर शोषण करना। यह उनके नजरों में चित्र दिखाई देता था कि आज भी हमें मरना है, कल भी मरना है, इसलिए हम अगर मरेंगे, लड़ते हुए मरेंगे, तो हम लोग वीर महार कहलाएंगे। अगर हम भागते हुए अगर मारे जाएंगे, या तो गांव में, बस्ती में हमारे लोगों को फिर ये मारेंगे, इससे हमें कायर महार कहलाएगा। इसलिए हम लोग कायरता की मौत नहीं मरना चाहते हैं, हम लोग वीरों की और शूरों की मौत मरना चाहते। और उन्होंने वो तलवारें उठाई और झमझमाती खनखनाती आवाज और चकमकाते हुए ढाल और तलवारों की वो चिंगारियां निकलते हुए शाम को 6 बज गए। और दोस्तों, देखते देखते 28,000 सैनिकों को धूल चटाया, कई सैनिक मारे गए, और हमारे महार सैनिकों में भी कुछ मरने वाले और शहीद होने वाले लोगों की हम सूची बताएंगे, जिनका नाम आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। गोपनाथ, मोटेनाथ, शमनाथ, मेषनाथ, रुगनाथ, हरनाथ, अबनाथ, कानकनाथ, कनगतनाथ, बाणनाथ, बालकनाथ, धोड़नाथ, का रूपनाथ, लखनाथ, बीटनाथ, रामनाथ, वटीनाथ, धननाथ, राजनाथ, गणनाथ, बापनाथ, हकनाथ, रेखनाथ, जाननाथ, सजनाथ, येषनाथ, गणनाथ, धर्मनाथ, देवनाथ, अनकनाथ, गोपालनाथ, बालनाथ, हरकनाथ, हरिनाथ, जेठनाथ, दीननाथ, गणनाथ, कलनाथ और अन्य। इनमें रतननाथ, जाननाथ और भाकनाथ, यह उनके सूबेदार और हवालदार के पोस्ट पर उस टैटन कंपनी में काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा इन लोगों ने जो युद्ध लड़ा, यह जो मैंने आपको सूची बताई है, यह शहीदों की सूची बताई। लड़ने वालों की तो 500 लोगों की सूची अभी पूरी प्राप्त नहीं है इसकी, तो इसीलिए हम आपकी ये बात रखते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, पेशवाओं के समय में पूर्णतः मनुस्मृति लागू हुई थी इस देश में। जो ये पेशवाओं को ये लड़ना था इस समाज के साथ में, इसलिए उन्होंने अन्य समाज को इकट्ठा करके
यह अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई है, ऐसा कहते हुए ये लड़ाई करने का पूरा ठान लिया। और दोस्तों, महारों ने यह देखा कि यह हमारे जिंदगियां, जो नर की जिंदगियां, गले में मटकी कमर में झाड़ू, और यह कमर में झाड़ू और गले में मटकी, यह कब से शुरुआत हुई, तो यह भी एक इतिहास है। छत्रपति राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र राजा संभाजी, इनकी जब हत्या हुई, और हत्या के दौरान जो औरंगजेब ने जब उनको कत्ल कर दी, और वो कत्ल के बाद उनको एक फरमान कर दिया कि यह जो टुकड़े पड़े हैं, यह टुकड़ा कोई भी उठाएगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, नदी में डाल दिए, और वो राजा संभाजी के टुकड़ों को कोई छू नहीं सकता था। इतनी दहशत मुस्लिम राजाओं ने वहां पर लोगों ने कही है कि जो भी इसको छुएगा, जो भी उसका अंतिम संस्कार करेगा, उसकी हालत इसी तरह से होगी। और दोस्तों, यह काम, यह साहस, यह दुस्साहस किया है महारों ने। आज भी गणपत महार नाम जाना जाता है, और वहां पर बाजू में है उनकी समाधि है। तो वो गणपत नाम महार ने जाकर अपने राजाओं को, मैं अपमानित होते हुए और उनके शरीर को कोई दूसरे जानवर खाए, इससे अच्छा कि मैं इसको आपस में जोड़ूंगा और इसके अंतिम विधि करूंगा। तो उन्होंने उस सारे राजा छत्रपति संभाजी के छोटे छोटे टुकड़े जो औरंगजेब ने और मुस्लिमों ने, वो राजाओं ने किए थे, और वह टुकड़े जोड़कर जब उसको अंतिम संस्कार कर दिया, उसी के बदले में, गुस्से में, वो जो औरंगजेब की सरकार थी, उन्होंने गणपत महार उनके पीढ़ियों को यह कह दिया, और यह फरमान जारी कर दिया। किसके इशारों पर? यह इशारा था ब्राह्मणों का। और ये ब्राह्मणों के लोगों ने उनको कहा कि आज के बाद इनको ऐसी सजा दो कि अब ये जिंदगी में अपनी पहचान नहीं भूल सकेंगे। इसलिए उस दिन से वो शुरुआत हुई, गले में मटका और कमर में झाड़ू, ताकि इस देश में इनके चलते हुए कदम भी झाड़ू मिटा दे और इनके कदम के ऐतिहासिक कदम भी मिटा दे। तो यह शिक्षा थी, यह शिक्षा हजारों साल से लेकर अपने गले में लटकाते चले, और वह शिक्षा का बदला लेने के लिए, वह दंड का बदला लेने के लिए यह महार फौज लड़ी। और उसके बाद यह लड़ाई जैसे जीत ली, और फिर कह दिया कि आज के बाद हमारे गले का जो मटका है और कमर का झाड़ू, आप वो उतार दो, अब कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप सम्मान की जिंदगी, इंसान की तरह आप जीने की बात कर सकते हो, आप जी सकते हो। और उस दिन कमर का झाड़ू और गले का मटका उतार दिया गया। यह 1 जनवरी 1818 के लड़ाई के बाद हुआ। तो दोस्तों, आज यह बात कही जाती है कि ये जो शूद्र अति शूद्र है, इनके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, उनके अंदर योग्यता नहीं होती। अरे कम से कम उनको योग्यता का मौका तो दो, उनके क्वालिटी का मौका तो दो। और जब जब इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों को मौका मिला, तो इस देश में उन्होंने इतिहास रचा दिया। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, और हमारे अन्य महाराज, अन्य राजा, जिन्होंने अपना इतिहास बनाया, मगर इतिहास गलत तरह से लिखा गया। आज जो इतिहास बताया जा रहा है, वो सही इतिहास मालूम नहीं पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जैसा ही मौका मिला, तो उन्होंने भी इस देश का इतिहास, गंदा इतिहास, खराब इतिहास दफन कर दिया और नया एक बहुत गौरवशाली इतिहास लिखा। हमें तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए। उसके बाद में जब मौका मिला, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना इतिहास लिख दिया। इस देश में पहले भी हम इस देश के शासक हुआ करते थे, और अभी भी हम शासन करती जमात बनेंगे। तो दोस्तों, इस देश के SC ST OBC को अगर मौका नहीं मिलेगा, तो इस देश में कभी भी ये देश का विकास नहीं होगा। यह बात गारंटी के साथ महात्मा फुले ने भी कहा कि ये लोगों को अगर मौका मिलता है तो ये देश काफी मजबूत होता है। पर आज भी जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, इस समाज को मौका नहीं मिला जा रहा है। रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है। रिजर्वेशन भीख नहीं, मौके की तलाश, मौके का मौका मिलना चाहिए। ऐसे समय में आज भी विरोध किया जाता है कि यह आरक्षण तो गरीबों के लिए होता है। दोस्तों, गरीबों के लिए नहीं, आज भी वही प्रकार से ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं जिस प्रकार पहले से विरोध करते आए। हम लोग तो मौका मिलते इतिहास बदल देते हैं और इतिहास लिख भी देते हैं। तो दोस्तों, यही इतिहास बहुजन समाज के
माननीय कांशीराम साहब ने कभी इस देश में राजा न बनने वाली व्यवस्था बनाई हुई इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, तो माननीय कांशीराम जी ने इस देश में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि 4-4 बार मुख्यमंत्री अर्थात राजा बनाने का मौका माननीय कांशीराम जी को मौका मिलते ही उसको राजा बना दिया। यह बात जो कहते हैं कि योग्यता सिर्फ पंडितों और ब्राह्मणों के पास है, तो दोस्तों अगर योग्यता आपके पास है तो हजारों साल से हमारे देश के ऊपर अन्य राजाओं ने हमले क्यों किए, क्यों हमारे ऊपर आक्रमण हुए, यह जिम्मेदारी आपके सर पर होनी चाहिए। मगर आप लोग दूसरों को यह बताते हैं कि ये राजा ने हमला किया, वो राजा ने हमला किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारे इस भीमा कोरेगांव के संदर्भ में जो इतिहास है, 18 जनवरी दिन गुरुवार 1818 इस दिन इतनी बड़ी क्रांति हुई और आज उस क्रांति के याद में महार बटालियन नाम की फिर से एक टुकड़ी और एक रेजिमेंट बनाई गई अंग्रेजी शासन में, और वो आज भी महार बटालियन के नाम से जाना जाता है। वह महार बटालियन के लोग आज भी कोई भी प्रकार के, कोई भी सीमा पर जब युद्ध होता है तो महार बटालियन को पहले मौका मिलता है और वही जाके उसका मुकाबला कर सकते हैं। अन्य भी जो समाज की जो बटालियन है वह भी उसके साथ में जाती है, मगर पहला मौका तो महार बटालियन को। इसके साथ साथ जो पुणे में जो आप देखते हैं वो भव्य जो स्तंभ बनाए हैं, विजय स्तंभ कहते हैं उसको, शौर्य स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ की ऊंचाई 56 फुट है। यह स्तंभ की जो ऊंचाई है 56 फुट ऊंचाई है, और वह ऊंचाई को देखते ही लगता है कि सही में इस देश में ऐसे कोई क्रांतिवीर हुए जिनके याद में यह अंग्रेज सरकार ने स्तंभ बनाया। आज उस स्तंभ को भी यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था उस स्तंभ को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी कोर्ट कचहरियों के कारनामे इन्होंने शुरू कर दिए। यहां से हटाने की बात भी कुछ जो मनुवादी लोग, जो पेशवाओं के समर्थक है, आज वो लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यह नामुमकिन बात है कि वह लोग हटा पाए, मगर उनकी आवाज इस तरह से, सुर इस तरह से निकल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे स्तंभ को याद करने के लिए 1 जनवरी 1818 के याद में वह जाते हैं और लाखों के लोग, इस समय का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 40 लाख के आसपास लोग वहां पहुंच रहे हैं। और यह इतिहास किसी भी तरह उजागर नहीं किया था, किसी ने भी उजागर नहीं किया था, मगर आपको पता होगा कि इस देश में एक बहुजनों का, एक बौद्धों का ऐसा चैनल था जिसका नाम था लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से जो प्रसारित करने का काम किया भीमा कोरेगांव के इतिहास को, उसके बाद देश के हर एक जगह के लोग इस भीमा कोरेगांव को, उस स्तंभ को अभिवादन करने के लिए पहुंचते हैं। और वो कहते हैं कि जब हम स्तंभ के परिसर में जाते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा मिलती है। हमें भी लगता है कि जब हमारे शूरवीरों ने अगर इतने कठिनाई के बाद भी मुकाबला किया तो हम भी इस देश के सुपूत है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एक नया ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों इसलिए लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं और उन शहीदों को, वीर जवानों को, अमर शहीदों को सलामी देते हैं और विनम्र अभिवादन करते हुए वह आते हैं और बताते हैं कि 40-45 लाख लोग थे वहां पर, हम लोग गए, हमें नई ऊर्जा मिली, वह हमारे मान और सम्मान के लिए स्तंभ बनाया जाता है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो दोस्तों यह है इस क्रांति का इतिहास। तो आप लोगों तक यह वीडियो पहुंच रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने ग्रुपों में, अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करेंगे। और ऐसे आज के संदर्भ में, 1 जनवरी के संदर्भ में और भीमा कोरेगांव क्रांति के संदर्भ में आपको कई सारे वीडियो आएंगे। हर एक वीडियो को आप जरूर सुनिएगा और अलग अलग वीडियो की तरफ से जो भी जानकारी मिलेगी वह आप जानकारी प्राप्त करेंगे, ऐसी हमें आशा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।